हेलो बच्चों, मैं कुंवर सर। मैं आज फिजिक्स के पहले और दूसरे अध्याय के सवालों के साथ हाजिर हूँ। ये सवाल फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये ब्रिलियंट गाइड का ऑब्जेक्टिव सवाल के सेट हैं। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। सवालों को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर ले। सवाल है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। एक अपसारी किरणपुंज जो है समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, तो इसका परावर्तित जो है वो पूछ रहा है आपको। अपवर्तित होती है तो परावर्तित किरणपुंज होगा। क्या होगा? अपसारी, तो इसके होंगे अभिसारी, राइट आंसर। अगला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। प्रकाश एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है बच्चों? ऊर्जा का रूप है। जो अब एग्जाम का टाइम बहुत कम बच गया, जितना हो सके आप तैयारी कीजिए। बस 2 महीने ही आपके पास है। अगला सवाल है कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गमन करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों को गति प्रदान करती है। ए बी सी डी सब, इनमें से सभी। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश जो है वह किस ऊर्जा का रूप है? तो विकिरण ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है वह विकिरण ऊर्जा का रूप है। अगला सवाल है कि प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? तो बता दें कि प्रकाश को ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है बहुत छोटा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? 9 नंबर सवाल है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण है, यह 10वां सवाल है। तो बता दे प्रकाश का एक बिंदु पथ। प्रकाश का बिंदु पथ। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज होता है पारभासक। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही जवाब है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर, सीधी रेखा में। अगला सवाल है 14 नंबर, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नियमित। अगला सवाल है किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? तो क्यू जैसा, मिरर इमेज है, क्यू जैसा मालूम पड़ता है। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? प्रकाश स्रोत के सामने
एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो वृत्ताकार। कैसी बनती है उसकी छाया? वृत्ताकार जो है हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। अगला सवाल है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो कौन सी रेखा में? तो सीधी रेखा में। 18 के ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरण पुंज और प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को परावर्तित करता है ना? किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। ऑप्शन ए में है पूर्ण रूप से। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को, आधुनिक क्वांटम आधार के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहते हैं? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी कण माना गया है। क्या माना गया है? कण। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ऑप्शन है कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। प्रकाश जो है आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। अगला सवाल है, किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? संभवतः दर्पण है। आप दर्पण से कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब समय हमेशा सीधा बनता है। तो दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो या तो समतल है या उत्तल है। अगला सवाल है, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, अर्थात सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है? सवाल है, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समांतर प्रकाश पुंज होता है। अगला है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होती है? प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर देने पर उसकी छाया कैसी होती है? तो ऑप्शन ए है काली होती है। किसी प्रकार, ऑप्शन सी काली होती है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है तो छाया बनती है। अगला सवाल है 28वां नंबर, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी, यानी किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो बता दे, अगर वह प्लस में है तो उत्तल है। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? बता दे, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से
किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, समतल, उत्तल, अवतल सभी। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला है, किस दर्पण में दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूरी की वस्तु का ये जो प्रतिबिंब है वो सदैव सीधा होता है, या तो समतल या उत्तल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो बता दें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण से। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है यह उल्टा होता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होगा। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और छोटा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी तो है ही नहीं, इसमें ऑप्शन कट गया है। इनमें से कोई नहीं यहां पे ऑप्शन था, डी नंबर था एनटी। अगला सवाल है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव के दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों जो है किरण आरेख सही नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, यहां पे एंगल बराबर होना चाहिए, एंगल अलग अलग है। और दूसरा जो है ये रिफ्लेक्शन ही गलत है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है तो ऑप्शन नंबर ए है ऋणात्मक। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए होता है ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। F बराबर R/2 सत्य है केवल। F बराबर R/2 सत्य है केवल ए और बी दोनों के लिए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और समान आकार का बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो 46 का सही जवाब है वक्रता केंद्र पर। फोकस पर अभिसरित करने वाला प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। किस दर्पण में? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण में। अगला सवाल है, हम थोड़ा आज स्लो में लेके चल रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए।
किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार h डैश और वस्तु का आकार h हो तो आवर्धन m। m बराबर होता है h डैश बटा h, ये फॉर्मूला है। अगला सवाल है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला सवाल है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। उसके सामने d दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है। d का मान बताना है। d का मान बताना है, क्या होगा? तो होगा 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। कहां रखना चाहिए? तो 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और अतः आवर्धन होगा। यानी प्रतिबिंब जो है सदैव आभासी और सीधा बनता है, तो इसके आवर्धन क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है, धनात्मक होगा। अगला सवाल है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होगा? यानी गाड़ी के अग्रदीप में कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य देखने के लिए किया जाता है? यानी पक्ष दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण सही जवाब है। अगला सवाल है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है? दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगला सवाल है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण को। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, उसका फोकस दूरी क्या होगा? यानी F बराबर R/2, काटिएगा तो 20 इसका सही आंसर है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। I बराबर R नहीं लागू होता है तो किसी भी दर्पण के लिए नहीं। स्टार से किस प्रकार की प्रकाश पुंजी की प्राप्ति होती है? स्टार से किस प्रकार की प्रकाश पुंजी की प्राप्ति होती है? तो 63 का सही आंसर है संतृप्त प्रकाश पुंज। ये मैंने लेसन 1-2 से कुछ मिसलेनियस सवाल है जो आधा ही है, और आधा सवाल मैं कल लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप लोग मोटिवेट नहीं करते हैं, जिसके कारण वीडियो बनाने का भी इच्छा नहीं करता है। देखते हैं कि लाइक्स कम आते हैं, व्यू कम आते हैं, कमेंट तो आता ही नहीं है। कमेंट तो आना चाहिए सबसे पहले, आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, क्या आपका परफॉर्मेंस है। और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ये नवंबर आधा ख़त्म हो गया, बस जो नवंबर आधा बच गया, दिसंबर, जनवरी आपको एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आएगा फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। चलिए, धन्यवाद।